बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़ में हूँ आपके साथ मशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुलज़ाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी रहे हैं जनाब। अल्लाह ताला सेहत सलामती के साथ रखे जी आपको भी और सब देखने वालों को। और नाज़रीन ज़रा थोड़ी एहतियात ज़रूर करें क्योंकि कल इम्तियाज़ साहब के गले में भी खिचखिच थी और आज मेरे गले में भी है। सो कोरोना अभी गया नहीं है। मैंने सोचा कि आपको रिमाइंड करा दिया जाए, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। नाज़रीन, चोर मचाए शोर के मुस्ताक भारत जो दूसरों पर खुसूसन पाकिस्तान के हवाले से बार बार आलमी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी के हवाले से बात करता था, इल्ज़ाम लगाता था और फिर फेटफ के जरिए पाबंदियां लगाने के लिए भी जितना ज्यादा जोर भारत ने डाला और जितना दबाव डाला शायद और किसी मुल्क ने नहीं डाला। और अब हुआ क्या है कि फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क जो कि अमेरिका का एक इदारा है, इसकी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह इंकशाफ किया गया है कि भारत दहशतगर्दों की माली मुआवनत में सबसे आगे है और तकरीबन 44 भारतीय ऐसे बैंक्स हैं जिनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग यानी गैर कानूनी तौर पर रकम जो है मुल्क से बाहर भेजी जाती रही है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये पैसा दहशतगर्दी, मुनशियात और दीगर कई जराइम के लिए इस्तेमाल होता रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का इतना बड़ा नेटवर्क चलाने वाले भारत के खिलाफ सवाल ये उठता है कि क्या आलमी इदारे कोई कार्रवाई करेंगे, फेटफ कोई एक्शन लेगा? इसी पर हम बात करेंगे इम्तियाज साहब से। इम्तियाज साहब, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है कि खुदा आप अपने दाम में सयाद आ गया। तो भारत जो पाकिस्तान के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता था, अब क्या भारत के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? क्या मुश्किल में फंसता नजर आ रहा है? वो देखिए, मुश्किल में फंसता है नहीं फंसता वो बात की बात है। हमें इस पे खुश होना चाहिए कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के अंदर से जो बात जा रही थी भारत के हवाले से वो कोई सुन नहीं रहा था। फिर मोदी साहब ने खुद ही 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के हवाले से जो इक़दाम किए तो वो एक धचका लगा उस दुनिया को जो कि भारत को मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पे पेश करते थे। बड़ी सेकुलर इंडिया है, यहाँ कल्चरल कैपिटल है दुनिया का। और उसके साथ साथ जब ये हुकूक इंसानी के हवाले से मुसलमानों पे हमले, कश्मीरियों के साथ जो हुआ, जिस तरह अमलन हब से बेजा में रखा पूरी कश्मीर की आबादी को गुज़श्ता 1 साल, अक्सर कश्मीरी रहनुमा जेल में हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी दुनिया का ज़मीर जो था बेदार हुआ। ख़ास तौर पे अगर आप देखें तमाम जो बड़े अखबारात थे उसमें जिस अंदाज में रिपोर्टें आई हुकूक इंसानी के हवाले से, फिर अमरीकी वो कमीशन है रिलीजियस फ्रीडम्स के हवाले से, उन्होंने भी भारत को एक अपना खुसूसी कंसर्न करार दिया, यानी एक खुसूसी तशवीश समझ लें। और उसी के नतीजे में लगता ये है कि अमेरिका के जो दूसरे इदारे हैं वो भी थोड़े हरकत में आए। आपको याद होगा कि इससे पहले हबीब बैंक, पाकिस्तान का जो बैंक है, को $250 मिलियन का में वहाँ पे जुर्माना भी हुआ जी। चंद बेज़ाब्तियाँ हुई थी माली मामलात में, वहाँ जो न्यूयॉर्क में ब्रांच थी हमारी, तो उसकी वजह से $250 मिलियन का हम पे जुर्माना हुआ। वहाँ पे मेरा ख्याल है बैंक की ब्रांचें भी बंद कर दी गई। अब जो जितना शोर मचाया भारत ने फेटफ में पाकिस्तान के हवाले से, और तो वो आहिस्ता आहिस्ता उजागर हुआ। क्यों कि एक तरफ तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें, लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर में जो कुछ किया उन्होंने फिर मुसलमानों के। बहैसियत मजमूई गुज़श्ता 1 साल के दौरान देखा कि भारत की स्क्रूटनी जो है या उसकी मॉनिटरिंग जो है वो बढ़ा दी गई, काफ़ी बढ़ा दी गई। अब उसका नतीजा ये निकला कि जो अभी आपने जिक्र किया रिपोर्ट का कि फाइनेंशियल नेटवर्क जो है उसको रिपोर्टिंग हुई है कि पाकिस्तान भारत के कोई 44 बैंक हैं जी, बिल्कुल 44 बैंक हैं, उसमें 1.5 अरब करोड़ की जी, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये कोई मेरे ख्याल 3, 4, 5 साल का अरसा उसमें बताया गया है कि इस दौरान ये तमाम 2011 से लेकर 17 तक जी। उसका अगर आप देखिए कि आपने चूंकि फेटफ का मामला उठाया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसके 39 अरकान हैं, भारत भी उसका रुकन है, ब्राज़ील भी उसका रुकन है, बड़े ममालिक तो हैं ही हैं, सऊदी अरब भी है। लेकिन भारत दिलचस्प अमर यह है कि वो इसका कोच चेयर भी रहा है, यानी वाइस चेयर भी था, फिर को चेयर यानी शरीक चेयरमैन भी रहा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तौर पे जी। लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं दी गई। अब आप देखिए कि इसके अगर आप गौर करें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के
نیچے کوئی 4 گروہ آتے ہیں, 4 سیٹس آف ممالک. ٹھیک ہے. اس میں اب ٹاپ پہ امریکہ ہے, پھر اس کے ساتھ بڑے یورپی ممالک ہیں, برطانیہ بھی اس میں شامل ہے. ان کا ایک کردار ہے, ایک تو وہ ٹیکنیکل کردار ہے, لیکن دوسرا ان کا سیاسی جغرافیائی, جس کو جیو اسٹریٹجک کہتے ہیں. تو جیو اسٹریٹجک کردار کے تحت انہوں نے بھارت کے طرف سے آنکھیں بند صرف نظر کیا ایک طرح سے, بالکل بند کی ہوئی تھی. اور جو مالا جپ رہا تھا بھارت پاکستان کے حوالے سے, وہ اٹھا کے دنیا بھر میں پھیلا بھی رہے تھے. بلکہ ایک موقع پہ 2-4 مواقع پہ بھارت نے ذرائع ابلاغ کے ذریعے یہ مشہور کیا کہ پاکستان کو FATF کی بلیک لسٹ میں ہم لے جا رہے ہیں. اچھا, دوسرا جو FATF امریکہ برطانیہ کو چھوڑ دیں, کیونکہ ان کی اپنی سیاسی مصلحتیں ہیں. اپنے ہاں ان کا جو بھی بلیک کا پیسہ آتا ہے, جو بھی ایک بریف کیس لے کے آتا ہے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو وہاں پیسہ جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے تو وہ بالکل تیار نہیں. اور وہ جاتا کہاں سے ہے, اس کی طرف میں ابھی آتا ہوں. جاتا کہاں سے, وہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس. اچھا. کیونکہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس یا دبئی پہ FATF والوں کی نظر نہیں ہے یا رکھنا نہیں چاہتے, دوسری طرف دیکھ رہے ہیں. تو جو پیسہ دبئی, UAE اور سعودی عرب سے یورپ پہنچتا ہے یا امریکہ پہنچتا ہے, بھلے وہ بریف کیس میں ہو, کیش میں, آپ کو پتہ ایک بریف کیس میں کوئی تقریباً $5 لاکھ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ آپ نے مجھے پہلے بھی بتایا تھا. اور اس طرح تصور کرے کہ اگر 4 فیملی کے بندے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ $2 ملین ایک فیملی لے کے جا رہی ہے. وہ وہاں جا کے کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے, ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کو وہاں پہ بزنس ویزا بھی مل جاتا ہے, پرماننٹ ریزیڈنس بھی مل جاتی ہے. تو ان کی توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا. معاملہ شروع ہوتا ہے دبئی میں. دبئی میں اس وقت جو فری انڈسٹریل زونز کے نام پہ اور UAE میں دوسری جگہوں پہ بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ دنیا بھر کا بلیک منی پارک ہوا ہے. بدقسمتی اس میں یہ کہ خود پاکستان کے بھی بہت سارے صنعت کار یہاں سے اپنی انڈسٹری شفٹ کر کے دبئی کے انڈسٹریل زون میں جا چکے ہیں, شارجہ جا چکے ہیں. وہاں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے, ایک دفعہ آپ چلے جائیں, اپنی رجسٹریشن کروا لیں, FBR ٹیکس والے پھر ان کے پیچھے نہیں آتے, پوچھ گچھ نہیں ہوتی. وہیں پہ پیداوار ان کی ہوتی ہے اور وہیں سے وہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, یعنی دوسرے ممالک کو بھیج دیتے ہیں, ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوتی. تو ایک بہت, اس کو کہتے ہیں سیف ہیون. سو سیف ہیون ایک تو یہ تھی کہ جی آپ برٹش ورجن آئلینڈ چلے جائیں, برمودا چلے جائیں, جبرالٹر چلے جائیں, ہانگ کانگ چلے جائیں, کیمن آئلینڈ چلے جائیں, اپنے پیسے وہاں پہ رکھ دیں. اور وہ پیسے ہیں بھلے آپ پھر برطانیہ میں آ کے سرمایہ کاری کر لیں, برطانیہ آپ سے نہیں پوچھے گا. آپ امریکہ چلے جائیں, آپ کینیڈا چلے جائیں, تو وہ کہتے ہیں جی آیا نو, یعنی ویلکم, خوش آمدید. دوسری ایک دفعہ ہوا یہ کہ دبئی کے حوالے سے میں نے ایلس ویلز ہوتی تھی, سینئر ڈپلومیٹ تھیں امریکہ کی, تو چند مہینے پہلے ہی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں پاکستان کا ریویو آ رہا ہے, میٹنگ ہونے والی ہے. تو میں نے کہا کہ میڈم مجھے یہ بتائیں کہ کبھی آپ نے دبئی کے بارے میں سوچا, کبھی آپ نے شارجہ دمام کے بارے میں سوچا, UAE کے جو دوسری ریاستیں ہیں وہاں پہ جو بلیک منی اکٹھی ہے, منی لانڈرنگ جس انداز سے پاکستان سے ہوتی ہے, آپ نے کبھی اس کو کہتی ہے نہیں وہاں پہ تو ان کے قوانین ہوں گے. میں نے کہا ذرا FATF سے کہیے گا, ان کے ہیڈ کوارٹر سے, کہ وہ ذرا دبئی پہ بھی نظر ڈال لیں. صحیح. کیونکہ وہاں جتنا بلیک کا پیسہ ہے, آپ کو معلوم ہے پاکستان سے بھی خصوصی پروازیں جاتی تھی, VVIP پروازیں. جی بالکل, اچھی طرح یہ کیسے بھلایا جا سکتا ہے. میں VVIP کہہ رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو خصوصی ذاتی طیاروں میں وہ خاموشی سے رات کے اندھیرے میں وہاں جاتے تھے, پیسے پار کر کے واپس آئے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو VVIP فلائٹس سے جو بھی مسافر آتے جاتے ہیں ان کا سامان کی چیکنگ نہیں ہوتی ہے انفارچونیٹلی, حالانکہ دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا. اور یہ تو خصوصی طرح ہے. میں تو PIA کے طیارے کے ذریعے بھی یہاں سے بریف کیس جاتے تھے. صاحب کا وزیر اعظم تھے, نام میں نہیں لوں گا, وہ اپنے بھانجے بتیجوں کو استعمال کر رہے تھے, یہاں سے منی لانڈرنگ ہو رہی تھی. تو ہم جو بات کر رہے تھے کہ پاکستان پہ تو فوکس آ گیا, ٹھیک ہے, یہاں پہ کئی خرابیاں تھیں, اور اس کا گزشتہ 1 سال کے دوران انتہائی جانفشانی کے ساتھ جو حماد اظہر صاحب نے ایک فوکل پرسن بنے ہیں, اور ہمارے بینکنگ سسٹم کو کافی حد تک فول پروف کر دیا ہے انہوں نے. اور میں تو بڑا خوش تھا جب فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا 27 پاکستان کا ہی فائدہ اس کے اندر, اس میں پاکستان کا بہت فائدہ ہوا ہے. یہاں سے جو یہ بلا روک ٹوک منی لانڈرنگ ہو رہی تھی, وہ سلسلہ کافی حد تک, اور بینکوں کو جس انداز سے لوٹا جا رہا تھا اور غلط استعمال ہو تھا,
वो काफ़ी हद तक अब इवन हो गया है। अच्छा, एक चीज़ इम्तियाज़ साहब, सॉरी टू कट यू हियर, आपने बैनुल अक़वामी सतह पर कहा कि उनका चूंकि अपने इसमें इंटरेस्ट हैं तो वो नहीं इसको, लेकिन पाकिस्तान का इस वक्त किरदार, अब ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इससे पहले बलूचिस्तान में भी ये साबित हो चुका है, फिर जो हमने यादव को पकड़ा और एक और इंजीनियर जो भारतीय इंजीनियर है वो भी पकड़ा गया, उसने भी इंकशाफात किए, तो अब क्या पाकिस्तान आलमी अदालत में जा सकता है अपने इस केस को लेकर भारत के खिलाफ और अपना एक स्ट्रॉन्ग केस जो है वो बिल्ड कर सकता है? देखिए, मेरा ख्याल इतना ये आसान नहीं होता। इसको चूंकि आप कहते हैं वाइट कॉलर क्राइम, इसमें कोई रियासत इन्वॉल्व नहीं है बल्कि रियासती बैंक हैं। इंडिया का तो मैं देख रहा था कि उनका एक यूनियन बैंक है, उनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब बैंक है, वो सारे उसमें इन्वॉल्व हैं और बड़े यानी बाकायदा आला सतह पे जो बड़े बैंक हैं उनके ज़रिए ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। अब चूंकि ये डिटेक्शन एक अमरीकी इदारे ने की है या उसकी निशानदेही की है, तो मेरा ख्याल है बुनियादी फरीज़ा ये उनका बनेगा कि वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को रिपोर्ट करें ये माली बेज़ाब्तियाँ, या इसको तथहीर ज़र भी कहते हैं, कि किस तरह गैर कानूनी ज़राए से कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स, एक्चुअली हुआ ये है कि जो 2-3 बड़े बैंक हैं जी। एक डॉयचे बैंक है जी। और डॉयचे बैंक उसका है ट्रस्ट कंपनी अमेरिकाज, सिटी बैंक और जेपी मॉर्गन, ये तीनों बड़े बैंक हैं मगरिब के। डॉयचे बैंक जर्मनी का है, जेपी मॉर्गन सिटी बैंक आपको पता है जो अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम है, ये उसका इंतहाई अहम हिस्सा है। इन्होंने वो रिपोर्ट्स जनरेट की हैं, किसके ज़रिए? जो इनके कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स थे भारत के, जो पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है और इस तरह के और बहुत सारे हैं। सो मेरा ख्याल है कि बुनियादी तौर पे अमरीकी हुकाम पे ये बुनियादी अब जिम्मेदारी आयद होती है कि इस फाइनेंशियल फ्रॉड को रिपोर्ट करें FATF, ताकि वहाँ पे भी उसी किस्म का एक्शन प्लान दिया जाए जो पाकिस्तान पे। लेकिन फिर वो जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट की हम बात करते हैं कि वो भारत के साथ ज्यादा है इन ममालिक के, तो वो आड़े नहीं आएगा क्या? इस पे कोई एक्शन होगा? जी देखें, वो बिल्कुल की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, वो किसी हद तक आड़े ज़रूर आएंगे और ये मसलियत और बैन अक़वामी सियासत में कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट में नहीं होती। मतलब उसका ये है कि जहाँ भी किसी दो मुल्कों के या किसी दो ब्लॉक्स के मफादात आपस में मिलते होंगे तो फिर मिशेल कहेंगे कि अच्छा मुझे नहीं मालूम, इम्तियाज़ कहेंगे कि हाँ चलें ये देख ले, पहले ज़रा इस तरफ देख लेते हैं, यानी वो आंखें बंद कर लेते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दूँ, अफ़गानिस्तान के साबिक़ सदर हामिद करज़ई साहब, उनका चूँकि एक ऐसे वक्त में वो सदर बने थे जब कोई रोक टोक नहीं थी अफ़गानिस्तान में, और अमेरिका को अपनी वॉर ऑन टेरर, जिसको ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का नाम उन्होंने दिया था, उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी दौरान कोई 2007-8 में एक इदारा वजूद में आया अमेरिका में, उसका नाम था स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफिस फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफ़गानिस्तान, सिगार के नाम से। जी बिल्कुल ऐसे। उसका बुनियादी काम ये था कि अफ़गानिस्तान में जितने भी तरक्याती मंसूबों पे, सिक्योरिटी मंसूबों पे पैसे खर्च हो रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करें, सालाना एक रिपोर्ट भी जारी उसका ऑडिट करें। सालाना नहीं, वो तो आप तकरीबन हर महीने एक रिपोर्ट जारी करते हैं। सो मेरी एक दफ़ा वाशिंगटन में इसी सिगार से वाबस्ता एक पाकिस्तानी साहब थे, बड़े सीनियर पोजीशन पे थे, उनसे मुलाकात हुई। उन्हें मैंने कहा कि आपको मालूम है कि किसके पैसे किधर हैं और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो उन्हें कहा कि हमें एग्जैक्ट पता है कि इन सदर साहब के, उनके नायब सदर, उनके वज़ीर ख़ारजा के किस अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन सियासी मसलतें हमारे आड़े आ जाती हैं, हम उसकी वजह से कुछ नहीं कर पाते। तो जो आपका सवाल था कि क्या भारत का जो इस वक्त इक़्तिसादी स्टेचर है और जिस तरह वो बड़ी एक मंडी है बाकी दुनिया के लिए, वो आड़े नहीं आएगी। आड़े आएगी किसी हद तक, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह कश्मीर के मामले पे 14 अमरीकी कांग्रेसमैन ने, सेनेटर्स ने एक अपनी चिट्ठी लिखी है अपनी हुकूमत को, दुनिया उनके बड़े अखबारात जो हैं, चाहे वाशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, इस तरह इंडिपेंडेंट UK का टाइम्स, ये तमाम बड़े मैगज़ीन में जिस अंदाज में रिपोर्टें आई हैं भारत के हवाले से, उसको बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा देर तक आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और मुझे ये लगता है कि ये जो FATF की नज़र अब थोड़ी सी उधर भी जाएगी, अगरचे वहाँ पे 2002 से एक मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट है,
زیر عمل ہے بھارت میں، لیکن اس میں مجھے لگتا ہے کہ ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں بھی حوالہ ہنڈی کا جو نظام تھا جو پاکستان میں بھی استعمال ہو رہا تھا، بیرون ممالک سے لوگ پیسے بھیج رہے تھے، وہ اب حوالہ ہنڈی اب کافی کم ہو گیا ہے، بھارت میں بھی کافی کم ہو چکا ہے۔ لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ اب سامنے آئی ہے۔ پہلے ریلیجیس فریڈمز یعنی مذہبی آزادیوں کے حوالے سے رپورٹ آئی تھی امریکہ سے، ابھی یہ فائنینشیل کرائمز کے حوالے سے، منی لانڈرنگ کے حوالے سے آئی ہے۔ تو امید یہ کی جانی چاہیے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی توجہ اب ہمارے پڑوس میں بھی جائے گی، اور وہاں بھی کچھ نہ کچھ دیکھیں، خرابیاں نظام تو دونوں ملکوں کے ایک جیسے ہیں، لیکن وہاں پہ پردہ اس لیے پڑا ہوا تھا کہ بھارت اس وقت ایشیا میں امریکہ کا زبردست اتحادی ہے، سب سے بڑا، اور وہ کچھ پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن یہ پردہ بہت عرصے تک نہیں رہے گا۔ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو دہشت گردی میں جو یہ رقم استعمال ہو رہی ہے، خاص طور پہ پاکستان کے اندر، جو پاکستان بار بار کہتا رہا، اب یہ اس کا ایک ثبوت بھی جو ہے وہ بڑے واضح طور پر سامنے آ گیا ہے۔ سو پاکستان کا مقدمہ بھی اس حوالے سے بھارت کے خلاف بہت سٹرونگلی سامنے آیا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے جنوبی پنجاب میں صحت کی سہولیات کے حوالے سے۔ جو ملتان کا، بلکہ جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا اسپتال ہے نشتر اسپتال، اگر اس کی حالت زار دیکھیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنوبی پنجاب میں کیا حالات ہیں۔ اسی پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ فوری خبر ہو، رائے یا تجزیے، ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی مقبولیت، ٹاک شوز، خصوصی رپورٹس اور آگہی کے پیغامات کی فوری رسانی کے لیے پیش پی ٹی وی نیوز ٹویٹر اکاؤنٹ پر 10 لاکھ فالوورز مکمل۔ ہم پر اعتماد کرنے اور جڑے رہنے پر آپ کا شکریہ۔ پی ٹی وی نیوز، درست ہر وقت بر وقت۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، پاکستان میں جنوبی پنجاب ظاہر ہے بہت بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ ہیں، اور ان کے حقوق کے حوالے سے ہمیشہ بات کی جاتی ہے، ہر حکومت بات کرتی ہے، لیکن وہاں پر اگر صحت کی سہولیات کے اوپر ہم نظر ڈالیں تو ایک کالم ابھی گزشتہ دنوں نظر سے گزرا، خالد مسعود صاحب معروف کالمسٹ ہیں ان کا، جس میں انہوں نے کچھ نقشہ کھینچا ہے نشتر اسپتال کا۔ نشتر اسپتال جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا اسپتال ہے، یعنی جو 3rd ڈگری ایک طرح کے جو ہوتے ہیں امراض، یعنی بہت ہی زیادہ شدید نوعیت کے جو امراض ہیں ان کا علاج ہوتا ہے اس اسپتال کے اندر۔ اور یہ اسپتال جو قائم ہوا تھا 1953 میں، یعنی اس وقت سے لے کر اب تک 67 برس ہو چکے ہیں، اور اگر آپ اس کی حالت زار دیکھیں، ٹوٹی پھوٹی دیواریں، ٹوٹے پھوٹے فرش، یہاں کی کھڑکیاں، دروازے جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس اسپتال میں مریضوں کا علاج کس قسم کا ہوتا ہوگا۔ اور اگر اس اسپتال کی حالت زار دیکھیں تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پورے جنوبی پنجاب میں جو صحت کی سہولیات ہیں وہ کیا ہیں۔ اور میں جب یہ کالم پڑھ رہی تھی تو میں تو اس سے مزید آگے بڑھنے کی تاب جو مجھ میں نہیں تھی، تو میرے خیال میں امتیاز صاحب کی طرف ہی بڑھتے ہیں۔ امتیاز صاحب، 1700 بیڈز پر مشتمل یہ اسپتال ہے، اور اس میں یومیہ جو مریضوں کی تعداد ہے 2740 ہے، اور اس کی حالت زار کچھ تھوڑا سا تو میں نے بتایا، باقی میں آپ پہ چھوڑتی ہوں کہ آپ نے جو کالم آپ نے بھی دیکھا ہے وہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، جنوبی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو کہ پاکستان کے باقی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، کہ یہاں پہ صحت، عوام کی صحت کوئی ترجیح نہیں رکھتی ان کی لسٹ میں جو ہمارے حکمران ہیں۔ اس طرح تعلیم جو ہے وہ بھی ایک انتہائی نظر انداز شدہ سیکٹر ہے، اور خالد مسعود صاحب نے جو نقشہ کشی کی تھی، ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان کے ساتھ براہ راست بات کر لیں، تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ خالد صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ ہیں۔ خالد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ جی، بڑی مہربانی، ہم نے آپ کو سفر کے دوران کہیں پہ کیچ کیا ہے۔ بس وہ اور میرے پرائمری کے ٹیچر تھے غلام حسین صاحب کی، تو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ان کی ڈیتھ ہو گئی، کافی عرصہ ہو گیا، تو میں
ان کی मिसेज जो हमारी जो उस्तानी जी थी, तो उनको मिलने के लिए किया था जी आज एक और उनके शागिर्द के अच्छा साथ। चलिए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। तो ये बताइएगा, चूँकि 24 सितंबर को आपका एक दिलचस्प तो मैं नहीं कहूँगा, बड़ा आँख कुशा, चश्म कुशा एक कॉलम छपा निश्तर हस्पताल के हवाले से। आप चूँकि मुल्तान से ताल्लुक़ है आपका, और आप बड़े इसी किस्म के दर्दनाक कॉलम्स अवामी इंटरेस्ट से मुताल्लिक़ लिखते रहते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि आपकी आवाज़ हम इस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करें। तो बड़ी मेहरबानी है आपकी। ये बताइए कि जब आप निश्तर अस्पताल जाते हैं तो आपको क्या नज़र आता है? देखिए इम्तियाज, एक्चुअली मैं आपको थोड़ी सी एक दो चीज़ें जो फैक्ट मजीद बताना चाहूँगा, वो ये है कि जैसे इन्होंने बताया कि जो निश्तर हॉस्पिटल है ये ट्रिशी केयर का इस पूरे एरिया में वाहिद अस्पताल है, यानी जो इंतहाई शदीद संगीन बीमारियां हैं उनका अस्पताल है। अच्छा, इसका जो हर चीज का कैचमेंट एरिया होता है जहाँ से मरीज आते हैं, हम उसको कैचमेंट एरिया कह लेना। तो इसका जो एरिया जो लोग आते हैं यहाँ पर सिंध से कश्मीर तक से लोग आते हैं, ये आपको मैं बताऊं एक तरफ से। अच्छा। मैंने अपनी आंखों से कश्मीर के और जो है उस कंदकोट के जो इलाके हैं जो सिंध के, वहाँ के लोग देखे हैं। लोरा लाई, रकनी, बारखान, ये बलूचिस्तान के एरियाज हैं जहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं। और डेरा इस्माइल खान जो है KPK का, वहाँ तक के लोग या मरीज मैंने देखे हैं। अच्छा, अब सूरत ये है कि जब ये 1953 में जो हॉस्पिटल बना, मुल्तान के बाद ही 2.5-3 लाख थी मुल्तान शहर के बाद। आज ये एरिया 25 लाख की आबादी है। और सूरत ये है कि अस्पताल एक था 53 में, एक छोटा सा हॉस्पिटल दरमियान में बना है शहबाज शरीफ हॉस्पिटल, और एक कार्डियोलॉजी बनाया था चौरी परवेज लाई में। अच्छा, कार्डियोलॉजी है वो तो जाहिर है डेडिकेटेड है सिर्फ कार्डियोलॉजी के लिए। जो शहबाज शरीफ हॉस्पिटल है वो बिल्कुल छोटा सा शहर में हॉस्पिटल है, जो शहर की जरूरियात में थोड़ा सा उसने थोड़ी सी बेहतरी पैदा की। लेकिन जो आबादी का प्रेशर है उस हवाले से देखें तो लाहौर में जब निश्तर मुल्तान में था तो लाहौर में एक मेयो अस्पताल था। लाहौर में इस वक्त 10 हॉस्पिटल हैं कम अज कम मेयो अस्पताल के अलावा, और जो सरकारी हॉस्पिटल है 10 के करीब और हॉस्पिटल हैं लाहौर में जो काम कर रहे हैं। मुल्तान में बुनियादी तौर पर मतलब बिल्कुल मैं कहता हूँ कि शायद निश्तर का कोई 1/10 भी नहीं है जो ये छोटा सा शहबाज शरीफ हॉस्पिटल है। तो आप देखें 1953 से लेकर अब तक जनूबी पंजाब का जो सबसे बड़ा शहर मुल्तान है, मुल्तान के लिए सेहत और जो उसकी सहूलतों के हवाले से आप खुद देख लें कि आबादी का फैलाव देख लें, और उसके मुकाबले में जो सेहत की सहूलियात हैं उसमें जो बेहतरी है वो आप कभी कंपेयर करें तो आपको लगेगा कि हम आगे जाने के बजाय पीछे आए हैं, जिसको हम तरक्की माकूस कहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप खालिद मसूद साहब। इसमें सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो ये है कि जो आने जाने वाली हुकूमतें और जो अवामी नुमाइंदे हैं, खास तौर पे मुल्तान से आप देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, वजीर आजम रह चुके हैं, अपनी हुकूमतों में ये क्या करते रहे कि एक अस्पताल नहीं बना सके बड़ा इस नौयत? मौज मेला करते रहे हैं। क्या करते रहे? मौज मेला करते रहे, ये इक़्तिदार को इंजॉय करते रहे हैं। इनका मसला इक़्तिदार है, अवाम की फराबदी तो नहीं है। हाँ, क्योंकि उन्होंने खुद तो इलाज कराना नहीं है ना सरकारी अस्पतालों में, खुद तो बाहर जाना है, तो सरकारी अस्पतालों में इंटरेस्ट ही नहीं है। अल्लाह आपका भला करे। देखे ना, बात यह है कि जब आपका एक एंटाइटलमेंट के जरिए आपने करना है और आपने जाके लंदन में क्रॉमवेल हॉस्पिटल में इलाज करवाना है, तो निश्तर किसको फिक्र होगी? अब निश्तर 2 का एक इशू है, ये शहबाज शरीफ साहब की जो पिछली हुकूमत थी, ये उस वक्त से निश्तर 2 सुन रहे हैं, वो निश्तर 2 बनने में नहीं आ रहा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि यार निश्तर 2 भी नहीं बन रहा और निश्तर 1 भी ठीक नहीं हो रहा। देखिए, या तो कोई एक काम तो कर देते। अब सूरत हाल है कि ना निश्तर 1 में कोई बेहतरी पैदा हो रही है और ना निश्तर 2 बन रहा है। अवाम को गोली दी जा रही है, पिछले 8 साल से निश्तर 2 बन रहा है और निश्तर 2 की अभी तक एक ईंट नहीं लगी। अच्छा, उसके अलावा आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि मुल्तान में एक क्लब था, शीश महल क्लब। अच्छा, वो था कार्डियोलॉजी से बिल्कुल एडजेसेंट। ये मुल्तान का वाहिद क्लब था जहाँ पर लोग कोई टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कोई टेनिस खेल लेते थे। सही। कुछ 6 साल पहले, 7 साल पहले इसको इमरजेंसी बनाने के लिए कार्डियोलॉजी के ये क्लब खत्म कर दिया गया। अब 7 साल से ये यहाँ पर एक मलबा पड़ा हुआ है और साइकिल स्टैंड सा बना हुआ है, और उस पर जो इमरजेंसी है वो नहीं बनने में आ रही। कमिश्नर हाउस था वो गिरा दिया गया,
और उसकी जो तो अस्पताल बनाने के लिए इनको, ये खुसूसी अस्पताल बनाने के लिए उन्हें जगह इतने बड़े शहर में कहीं और जगह ही नहीं मिली? नहीं, असल में वो देखिए जगह ठीक थी इसलिए आते कि वो कार्डियली के साथ एडजस्टेड था बिल्कुल ना। उसमें यह था कि इमरजेंसी यूनिट बनानी थी और पूरा ब्लॉक बनना था। वहां कुछ भी बना, 7 साल से ना हॉस्पिटल बन रहा है और क्लब से भी हम महरूम हो चुका मुल्तान। मैं ये कहता हूँ कि क्लब चले, उसको सेक्रीफाइस करते हैं हम, लेकिन जिस मकसद के लिए इसको किया था उसके लिए फंड दें, कुछ पैसे दें, बने ना फंड मिल रहा है ना पैसे मिल रहे हैं। 331 मिलियन की फौरी अच्छी जरूरत है उस बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए, एक डेढ़ी पैसा एलोकेट नहीं हो रहा। तो सूरत हाल ये है कि रोज बरोज, अब देखिए आबादी मुसलसल बढ़ रही है, उस हवाले से कह रहा हूँ कि सिर्फ अगर आबादी को सामने रखते हुए उसी के हिसाब से इसको बढ़ाया जाता, सहूलतें बेहतर ना होती कम अज कम, जो पर मतलब शहरी को जो बेड मुल्तान में मुयसर थे उसमें तो बहुत शुक्रिया खालिद मसूद साहब आपके वक्त के लिए, और बड़े दर्दमंदाना अंदाज में आपने न सिर्फ कॉलम लिखा बल्कि इस पे बात भी की। इम्तियाज साहब, कम से कम इस पिछली गुज़श्ता हुकूमतों ने तो जो किया आज सो किया, इस हुकूमत की तो अब तवज्जो कम से कम इस तरफ जानी चाहिए कि वहाँ पर लेकिन जो मंजरकशी उन्होंने की है कि अस्पताल के साथ जो इमरजेंसी यूनिट बनाना था उसका 6 साल पहले गिराया गया, मगर अभी तक पड़ा हुआ है। यानी कितने अफसोस की बात है कि हमारी हुकूमतों की जो सिविक सर्विसेज हैं इतनी वो इनहतात का शिकार हो चुकी हैं। बल्कि इनके कॉलम में एक दिलचस्प बात आपको मैं सुनाऊं जो उन्होंने लिखी कि दरवाजे लकड़ी के थे कब तक साथ देते, और लोहे की जालियां जंग और मौसम की सख्तियों का कब तक मुकाबला करती। निश्तर अस्पताल की बात हो रही है। अपने वक्त के एशिया के सबसे बड़े अस्पताल की सालाना मुरम्मत का फंड अगर आप सुने तो हैरत से गंग रह जाएंगे। क्या है कि 1700 बेड्स के मंजूर शुदा अस्पताल की मेंटेनेंस के लिए सालाना महज 2.5 लाख रुपए हैं। कितने शर्म की बात है उन लोगों के लिए जो कि इस मुल्क के हुक्मरान रहे हैं, जिन्होंने अरबों रुपए लगा दिए, मोटरवेज बना रहे हैं, फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, उसमें एक्चुअली पैसा ज्यादा होता है और वो नजर आती है, अस्पतालों वो नजर आती है, पता चलता है ये मोटरवे बनाई है जी। नहीं, वो तो नजर तो आती है, लेकिन साथ में उनके अपने खाते भी भर जाते हैं ना बड़ी आसानी से, क्योंकि अप फ्रंट उसमें किकबैक्स बहुत ज्यादा होते हैं। और मैं तो एक सोच रहा था कि मुल्तान में बड़ी तरक्की हुई होगी, लेकिन जो खालिद साहब ने नक्शा खींचा है, और दूसरे एक और दिलचस्प बात कही कि बाथरूम और टॉयलेट्स इस हालत में है कि मरीज तो गरीब मजबूर हैं वहाँ इस्तेमाल कर लें, लेकिन तीमारदार वो कहते हैं घंटों घंटों सब्र कर लेते हैं कि वापस घर जाकर इज्जत और आबरू से फरागत हासिल इतने गंदे। आप देखें कितने अफसोस की बात है कि इस मुल्क में आप इस सियासतदान को देखें, वही ये हुक्मरान, चाहे वो पंजाब का है, चाहे सिंध का है, चाहे केपी का है, जो रिवायती सियासतदान है, कि 2-2, 3-3 करोड़ की वो गाड़ी में घूमते हैं, 1-1 करोड़ की उन्होंने घड़ी बांधी होती है। लेकिन आप इनके ज़ेरे इनके हल्का नियाबत के अस्पतालों के स्कूल की हालत देख लें तो इंसान फिर वो लोग याद आते हैं कि जो कि दिन रात इनके दिफा में सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, टीवी में इनके गुन गाते रहते हैं कि जमहूरियत ख़तरे में है। यानी जमहूरियत ख़तरे में हो जाए वो ठीक है, इन लोगों के जो तौर अतवार हैं, इन लोगों की जो लूट मार है वो ठीक ना हो, वो तब्दील ना हो। मैं तो उन साथियों पे मुझे बड़ा अफसोस भी होता है कि जिनको ये तमाम बातें मालूम भी हैं, उसके बावजूद वो ज़राए इब्लाग के ज़रिए उन लोगों का दिफा करते रहते हैं जो गुज़श्ता 20-25 बरसों से अवाम की तकदीर जिनके हाथ में है, लेकिन उनके हिस्से के पैसे इनकी बड़े बड़े महल्लात। आप देखिए, चाहे गुज़श्ता ये वज़ीर आज़म थे गिलानी साहब या राजा परवेज़ अशरफ साहब या अमीर हैदर खान होती को आप देख लें, चीफ मिनिस्टर जो थे केपी के, मैं देख रहा हूँ जो सिंध के 2-3 चीफ मिनिस्टर्स रहे, इनको आप देखिए कि जब वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बनने से पहले इनकी क्या हालत थी, इनके घरों की, इनके 1-1, 2-2 गाड़ियाँ होती थी जो हमें बताया जाता है, और जब 2-2 साल की वज़ारत उज़्मा कर ली तो उसमें इन्होंने महल्लात खड़े कर दिए, अपनी तरक्की इन्होंने इनके गाड़ियों का जो फ्लीट था वो 2-2 दर्जन गाड़ियों पे इस वक्त मुश्तमिल है। और ये वो पैसा है जो इस मुल्क के गरीब आवाम की दवाइयों पे लगना चाहिए, उनके इलाज मुआवजे पे लगना चाहिए। वल्लाह आलम इनको कब पाकिस्तान के आवाम का दर्द महसूस होगा। एक और बहुत बड़ा मसला इम्तियाज साहब ये भी है कि जब एक हुकूमत कोई प्रोजेक्ट शुरू करती है, तरक्की आती है, दूसरी हुकूमत आके उसको फिर
जारी नहीं रखती, उसको रोक देती है। इस हुकूमत ने इसके बरक्स ये दावा भी किया था, वादा भी किया था, और हमने देखा भी कि उनको तसलसल जो है प्रोजेक्ट्स का रहा। तो मेरे ख्याल में तवज्जो इस तरफ भी करनी चाहिए पंजाब गवर्नमेंट को खास तौर पे कि इसको भी आगे बढ़ाएं, बिल्कुल। इस देखिए जी, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। जो भी आवाम की मुश्किलात का सबब बनने वाला इशू है, चाहे वो पंजाब की हुकूमत है, चाहे वो मरकज़ी हुकूमत है, चाहे सिंध की हुकूमत है या खैबर पख्तूनख्वा की, इन सब को उन अवाम के बुनियादी मसाइल पे, चाहे वो सेहत का है, चाहे तालीम का है, चाहे महंगाई का है, ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के कंधों पे सवार होकर ये पार्लियामान में पहुँचते हैं, ईवान इक़्तिदार में पहुँचते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि ये लोग अमीर से अमीर तर होते चले जाते हैं, इनके खाते बड़े से बड़े होते चले जाते हैं, इनके घर महलों में तब्दील हो जाते हैं, अवाम गरीब से गरीब तर होती जाती है, अवाम उसी तरह ख़ुद को बेवसीला समझती है। ऐसे ही जिस तरह निश्तर अस्पताल की कहानी है कि 1953 में बना, उस वक्त शायद 2-3 लाख आबादी थी मुल्तान की, इस वक्त उसके मुल्तान इसके इर्द गिर्द की आबादी 26 लाख पे पहुंच गई है, और आज तक वहाँ पे एक दूसरा अस्पताल नहीं बन सका। बहुत अफसोस की बात है। और हमारे प्रोग्राम में हमारी ये कोशिश होती है कि हुकूमत को जो तवज्जो तलब मसाइल हैं, जो अवामी मसाइल हैं, उसकी तरफ मुतवज्जह करें और राग़िब करें। उम्मीद करते हैं कि ये मसला जो है इसका भी हल निकाला जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जो द्यामर भाषा डैम है जिसका अब इंशाल्लाह आगाज़ होने जा रहा है, वो कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, और दूसरा ये कि ये जो ज़रिया है एनर्जी का, एनर्जी प्रोडक्शन का, ये कितना एनवायरनमेंट फ्रेंडली और ये कितना ज़रूरी है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो। ब्रेक के बाद Muslims continue to be targeted with impunity in many countries. Our shrines are being destroyed. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam insulted. The Holy Quran burnt. And all this in the name of freedom of speech. Incidents in Europe, including republication of blasphemous sketches by Charlie Hebdo, are recent examples. We stress that willful provocations and incitement to hate and violence must be universally outlawed. This assembly should declare an international day to combat Islamophobia and build a coalition to fight the scourge that splits humanity. वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान ने ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम और प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत 2018 में आप सबको मालूम है मुल्क भर में 10 अरब दरख्त लगाने का फैसला किया, और सिर्फ इफ्तिताह के रोज 1.5 मिलियन दरख्त जो हैं वो लगाए गए। 2018 में 6 लाख एकड़ जमीन पर शजरकारी की गई, जिससे 0.04 गीगा टन जो है कार्बन जज्ब हुई। पाकिस्तान की माहौलियाती जो तब्दीली है उसके असरात को कम करने के लिए जो इक़दामात हैं, ख़ासतौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो विजन है, इन इक़दामात को बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। मुसलसल हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान की इस हवाले से जो कोशिशें हैं उसके ऊपर बात होती है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई वो ये है कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान को चैंपियन ऑफ नेचर का एजाज दिया, जो बहुत बड़ी बात है और बड़ी खुशी की बात है पाकिस्तान के लिए। एक तरफ तो ये एनवायरनमेंट के हवाले से जो चीजें हो रही हैं वो, और दूसरी तरफ जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट सबसे बड़ा द्यामर भाषा डैम जो है जिसका आगाज होने जा रहा है 30-35 बरस के बाद, तीसरा बड़ा ये डैम होगा, ये कितना एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और इसकी अफादियत और इसका जो आगे पाकिस्तान को जो इससे फ़ायदे होंगे वो क्या हासिल हो सकते हैं, इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और हमने ज़हमत दी है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ कज़लबाश साहब, जो कि फॉर्मर चेयरमैन हैं प्लानिंग कमीशन हाइड्रो पावर एंड अल्टरनेटिव एनर्जी वर्किंग ग्रुप के। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ कज़लबाश साहब आपके वक्त के लिए। मैं एक करेक्शन कर दूं, जी, ये दायमीर भाषा डैम को जी, हमेशा हमारे मुल्क में दायमीर भाषा कह देते हैं। अच्छा, ये भाषा एक छोटा सा गांव है जी, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पे, जी, और द नेम इज बादशाह, Okay. बे अलफ शीन अलफ।
ये भाषा इसको बना दिया है कि मैं बहुत दफ़ा कोशिश करता हूँ कि ये गलत नाम तो न लिए जाए। ये हमारे मुल्क का सबसे बेहतरीन, सबसे मायानाज प्रोजेक्ट है और इसको हमने इज्जत देनी चाहिए जो उसको मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चलें, करेक्शन के लिए बहुत शुक्रिया जी। वो गलत आम चीज़ें जो हैं वो उसी तरह से चल रही होती हैं। आई होप कि आइंदा जो है इसको बादशाह डैम कहा जाएगा। अच्छा इम्तियाज़ साहब, आप भी माशाल्लाह बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। पूरी कौम जो है वो इस फैसले से बड़ी खुश है, बड़ी मुतमईन है। एक तो रोज़गार के मौके, दूसरे जो एनर्जी क्राइसिस है वो ख़त्म होगा, एक इतना बड़ा डैम बनने जा रहा है। एक तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इसकी अफादियत क्या है, और दूसरा ये कि ये कितना एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। मैं बताता हूँ आपको, दायमीर बादशाह प्रोजेक्ट जो है, सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ये अभी 13 मई 2020 में इसी साल इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। ये इसकी हमारे प्राइम मिनिस्टर जब उधर गए तो उन्होंने इसके लिए इनाग्रेशन नहीं की, क्योंकि इनाग्रेशन पहले भी बहुत दफ़ा हो चुकी हैं, लेकिन अब सीरियसली इमरान खान की हुकूमत में ये प्रोजेक्ट्स बनने, आपने सिर्फ दायमीर बादशाह की बात की, इसके अलावा जो है मोमन डैम मई में उसकी इनाग्रेशन भी हो गई, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी आए थे, मैं भी उधर था। तो वो एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। फिर दासू एक और प्रोजेक्ट है 4320 मेगावाट्स। आप हमें बुनियादी तौर पे ये बताइए कि आप खुश क्यों हैं कि दायमीर बादशाह डैम शुरू हो गया है, बिलाखिर दासू पे भी काम हो रहा है, सारे ये हाइडल बेस प्रोजेक्ट्स हैं। देखें जी, हमारे मुल्क में 1 लाख मेगावाट 1 लाख मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसको हमने इग्नोर किया है। वापडा में हमने ये सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, $3.5 बिलियन के प्रोजेक्ट्स किए फ्रॉम 58 टू 1976। उस 18 सालों में हमने $3.5 बिलियन के प्रोजेक्ट्स किए। उसके बाद कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डैम बने ही नहीं। ये बहुत ही अफसोसनाक मुल्क चीज़ है। और आपने शुरू में इसका उस वक्त जिक्र भी किया था कि अनफॉर्चुनेटली इसके 2 वजूहात हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में मैंने ये प्रेजेंटेशन की तो मुझसे भी ये जो हमारे चीफ जस्टिस थे उन्होंने पूछा कि ये क्यों ये ऐसे क्यों है कि आप कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, आप कहते हैं 87 प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये क्यों नहीं बने। तो मैंने उनको बताया कि ये इसलिए नहीं बने कि जिस तरह की एक तो नंबर 1 करप्शन, हमारे जो कि वापडा के चेयरमैन रहे और उसके बाद जो गवर्नमेंट्स आई ज़ियाउल हक के ज़माने के बाद, तो वो सारे लोग 2 चीज़ों में उनको बड़ा ज़्यादा उन्होंने स्ट्रेस किया। एक ये कि थर्मल प्रोजेक्ट्स पे तो एकदम जब भी आप लेटर ऑफ इंटेंट दें तो आपको उसका स्विस अकाउंट में पैसे जमा हो जाते हैं। दूसरा ये कि कालाबाग लॉबी बड़ी स्ट्रांग थी। कालाबाग, मैंने चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि ये कालाबाग ओनली लॉबी क्या है, ऐसे कालाबाग ओनली लॉबी ये है कि जिन्होंने कहा कि अगर कालाबाग नहीं बनेगा तो कुछ नहीं बनेगा। तो 2 ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे मुल्क में हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कंप्लीटली ख़त्म हो गई। और अब बहुत ही खुशाइन बात है कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ये शुरू हो गए हैं और इंशाल्लाह नॉट जस्ट बादशाह, दासू, बुंजी, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं 8 प्रोजेक्ट्स हैं दरिया इंडस के ऊपर, बादशाह, दासू, बुंजी, ठाकुर, युल्बो, ये 8 प्रोजेक्ट्स जो हैं ये 40-50 हज़ार मेगावाट तो सिर्फ ये प्रोजेक्ट्स देंगे। फिर आज़ाद कश्मीर में 3 प्रोजेक्ट्स इस वक्त हैं जो कि 2500 मेगावाट और देंगे, और सूबा सरहद में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी और आज़ाद कश्मीर में भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और गिलगित बल्तिस्तान में भी आ रहे हैं। सो अगले 10-15 सालों में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट हो जाएगी। ये बताइएगा इम्तियाज साहब, सॉरी टू कट यू, कि जो आपने कहा कि स्विस बैंक में बड़ी जल्दी पैसे जमा हो जाते हैं, तो ये जो शिफ्ट था हमारा आबी वसीले से बिजली बनाने की से हम चले गए थर्मल की तरफ, यानी कोयले और तेल की तरफ, तो ये टेक्निकली आसान काम था इसलिए हमने शिफ्ट किया, या फिर इसमें माली मनफत जो इसमें मुलविस लोग थे उनका यानी पर्सनल मोटिव उसमें ज़्यादा था? बिल्कुल, मैंने बताया ना आपको कि हमने जब वापडा में 1958 से 1976 तक 18 सालों में
3.5 बिलियन डॉलर वार्डर के प्रोजेक्ट्स खत्म किए। उसमें अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, हमारे में से किसी इंजीनियर की ना स्विस अकाउंट थे ना पनामा पेपर्स थे, और उस वक्त हाइड्रो इलेक्ट्रिक और थर्मल रेशियो था 70-30। वो 70-30 रेशियो की वजह से ही जो हमने जो डेवलपमेंट की, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और ख़ासकर वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो हमने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, वो ही वजह थी कि पाकिस्तान उस इन द 50s, 60s एंड 70s was known as the model development country। अच्छा, ये जो आज सूरत हाल है वापडा की, आप समझेंगे कि ये इसके डिक्लाइन की या इसके इनहतात की वजह क्या है? क्या ये तमाम तर जितने भी आप चेयरमैन के नाम लेने से तो आपने गुरेज किया है, जो आए थे उसमें मेरा ख्याल है फ़ौजी भी शामिल थे, उसमें सिविलियंस भी शामिल थे, लेकिन क्या ये उनकी नालायकी थी जो वापडा नाकाम हुआ है, या बाद में जो 1993-94 में निजी पावर प्लांट सामने आए जिसको IPPs कहते हैं, उसकी वजह से ये बर्बादी हुई है? मैं यही कह रहा था ना आपको कि 77 तक तो हम सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पे कंसंट्रेट कर रहे थे। 77 के बाद ज़ियाउल हक के ज़माने में जब हमारा पहले एक रिटायर्ड जर्नल वापडा में आया, फजल राज़क, उसने कहा कि ये तो सोने की चिड़िया है, ये वापडा के इंजीनियर इतने बेवकूफ़ हैं कि अपनी तनख्वाह लेके चले जाते हैं यहाँ। उसने जो जी बड़े अच्छे ज़राए से पता चलता है कि उन्होंने 108 मिलियन डॉलर्स बना के चले गए। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली 15 साल रिटायर्ड जर्नल रहे वापडा में, और उन तीनों ने पैसे बनाए। तीसरा जो है अभी भी वो नैब के साथ प्ली बार्गेन करके वापस आए। बड़े एक अफसोसनाक सूरत हाल है इम्तियाज़ साहब के लोग अपने ज़ाती मुनाफे की खातिर इस तरह कौमी मफाद को दाव पे लगा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और मिशेल, हमें मेरे ख्याल आजकल आवाम को बड़ी मुश्किलात का सामना है, महंगाई बहुत हो रही है, हमारे पास वक्त भी कम है, लेकिन हमारे साथी ने एक रिपोर्ट तैयार की है महंगाई के हवाले से आम लोगों को मुश्किलात क्या हैं। रिपोर्ट पे फिर हम जी, तो वो रिपोर्ट मेरे ख्याल है हम अपने नाजरीन को उनके साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, आप ये रिपोर्ट देखिए। मिशेल बुखारी, इम्तियाज़ गुल साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।